प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने बताया था शिवाजी भारत के हिंदू धर्म उद्धारक, राष्ट्र निर्माता और भारत के मजबूत अग्रणी मराठा सरदार शिवाजी के बारे में। तो आपने देखा कि औरंगजेब के हिंदू विरोधी के कारण हिंदू धर्म में एक उद्धार के रूप में शिवाजी एक अवतार के रूप में आए आधुनिक भारत के इतिहास में। और शिवाजी की जो काम रही वह काफी मजबूत रहा मराठवाड़ा के क्षेत्र में। तो शिवाजी एक मजबूत प्रशासन को भी दिया और उसकी जो मजबूत सेना थी, उसकी कर व्यवस्था थी, उतना ही मजबूत थी। तो आज के वीडियो में मैं शिवाजी के प्रशासन को लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं और अभी तक मैंने जितनी 25 वीडियो दिया हूं उसमें भी आज एक बहुत ताकतवर वीडियो आपके बीच प्रस्तुत हो रहा है शिवाजी के प्रशासन को लेकर। भारत के तमाम स्टेट पीसीएस, यूपीएससी से सवाल इससे पूछे गए हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इसमें क्वेश्चन है, बहुत फैक्ट है, बहुत कॉन्सेप्ट है, काफी विस्तार पूर्वक है प्रशासन। आज मैं पूरी विस्तार पूर्वक शिवाजी के प्रशासन को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं आपके बीच। तो मैं आज शुरुआत करता हूं शिवाजी के प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी यानी शिवाजी का प्रशासन। तो ध्यान दीजिए कि शिवाजी जो है एक मजबूत सेना को बनाए थे। मराठा से जो निष्कासित लोग थे, जो जंगल में बस गए थे, और उस सभी को मिलाकर लाखों की संख्या में एक विशाल सेना को बनाए थे। और यही कारण है कि औरंगजेब इनको जो है पहाड़ की चूहिया के नाम से विभूषित किया। इसके पहाड़ पर मजबूत सेना रहते थे, गुरिल्ला युद्ध में ये लोग निपुण थे और जो मैदानी क्षेत्र में जो सेना है उससे जमकर टक्कर लेने में सामर्थ्य थे। तो शिवाजी का जो सरकार है, उसकी जो प्रशासन है, वो उतना ही अद्भुत और अद्वितीय मानी जाती है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो क्या है इसके प्रशासन में, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। तो जो शिवाजी का प्रशासन है, शिवाजी का जो प्रशासन है उसका दो भाग है। एक भाग में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और तीसरा में कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जो मराठवाड़ा का ही क्षेत्र है, जिसमें डायरेक्ट शिवाजी की सरकार की शासन हो रही है, उसको आदिम ए मुल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम ए मुल्क। इसमें डायरेक्ट सरकार का हस्तक्षेप है, डायरेक्ट सरकार की प्रशासन व्यवस्था का एक्शन है। कहां कहां है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। आदिम ए मुल्क के नाम से जाना जाता है। इस पर शिवाजी की डायरेक्ट शासन होती थी। और इस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद जो शासन होता था, जो शिवाजी क्षेत्र को जीतते थे, वो जितने भी क्षेत्र से वो चौथ कर लेते थे और वहां पर वो शासन नहीं करते थे, सिर्फ कर को लेते थे। तो मुगल ऐसे कई वंश हैं, कई ऐसी जगह है जिसमें चौथ कर लिया जाता था, उस पर शासन नहीं होती थी, सिर्फ चौथ कर लिया जाता। तो आप भली बात ही समझ गए कि प्रशासन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक है, जिसे आदिम ए मुल्क के नाम से जाना जाता है। नंबर एक बात। अब बात होती है कि शिवाजी का जो केंद्रीय प्रशासन है, राज्य के अलग प्रशासन है, जिला के अलग है, अनुमंडल के अलग है, गांव के अलग है। जो शिवाजी की केंद्रीय प्रशासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, शिवाजी की जो केंद्रीय प्रशासन है उसके प्रमुख होते थे छत्रपति। और शिवाजी पहले छत्रपति थे। शिवाजी क्या थे? पहले छत्रपति थे। उसी के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सर्वोच्च बिंदु पर छत्रपति होता था और पहले छत्रपति हैं शिवाजी। यानी शासन में सर्वोच्च बिंदु पर कौन है? शिवाजी। अब बात आइए कि इस छत्रपति को सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होती थी।
और शिवाजी की जो मंत्री परिषद होती थी उसको अष्टप्रधान कहा गया। क्या कहा गया बाबू? अष्टप्रधान। शिवाजी की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे और उसको क्या कहा गया? अष्टप्रधान कहा गया। अष्टप्रधान का मतलब हुआ 8 मंत्री। शिवाजी के सहयोगी 8 मंत्री थे जो केंद्रीय मंत्री भी होते थे और सभी के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो शिवाजी को सहयोग देते थे, लेकिन शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। अब आइए स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल तोड़ के इसको आज समझा रहा हूं, एक एक बिंदु को। अब ध्यान दीजिए कि छत्रपति के बाद जो सबसे बड़ा पावर पद है वो है पेशवा, और पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे। किसी भी कागज पर दस्तावेज सिग्नेचर पहले छत्रपति का होता था और उस छत्रपति के नीचे दस्तखत होते थे पेशवा का, प्रधानमंत्री का। तो यह वजीर होता था। पेशवा सबसे बड़ा छत्रपति के बाद पावरफुल पद थे, है ना। अब बात आई कि पेशवा के बाद है अमात, और अमात को वित्त मंत्री कहते थे। क्या कहते थे? वित्त मंत्री। इसके बाद दबीर, दबीर को विदेश मंत्री कहते थे। क्या कहते थे? विदेश मंत्री। इसके बाद है बाकिया नसीब, बाकिया नसीब, ये चौथे नंबर पर बाकिया नसीब थे जो गृह मंत्री होते थे। क्या होते थे? गृह मंत्री होते थे। 5वें नंबर पर है सुरनविच, और ये होते थे पत्राचार मंत्री 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर होते थे पंडित राव, पंडित राव, ये धार्मिक मामलों के मंत्री होते थे, धार्मिक मामले के मंत्री। और 7वें नंबर पर होते थे सेनापति, उसे सर ए नौवत कहा जाता था। मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था? सर ए नौवत, सेनापति। फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए। और 8वें नंबर पर होते थे न्यायाधीश। तो मैंने लिखा पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य विदेश मंत्री, अमात्य जो है वित्त मंत्री, दबीर जो है विदेश मंत्री है, वाकिया नसीब गृह मंत्री है, इसके बाद जो है सुरनविच पत्राचार मंत्री है, सर ए नौवत मुख्य सेनापति है, सेना की भर्ती करना, सेना को वेतन देना, सब सर ए नौवत के हाथ में था। इसके अलावा जो है धार्मिक मामलों के मंत्री पंडित राव हैं, और इसके बाद न्यायाधीश। तो ये अष्टप्रधान जो शिवाजी को केंद्रीय में सहयोग करते थे हमेशा, और जितने भी मंत्री होते थे वो अपने विभाग के सर्वोच्च लोग होते थे, एक विभाग के वो सर्वोच्च होते थे। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मैं छत्रपति को बिल्कुल बताया कि शिवाजी के समय 8 जो है अष्टप्रधान छत्रपति हैं, सर्वोच्च बिंदु पर छत्रपति शिवाजी हैं, और उसके सहयोग के लिए 8 केंद्रीय मंत्री हैं जिसे अष्टप्रधान कहा गया। मैं पूरा क्रम लिखाया हूं, आप नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। अब ध्यान दीजिए, शिवाजी के शासन में यह तो केंद्रीय प्रशासन हुई, अब है राज्य की प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट। तो शिवाजी के समय 4 राज्य थे, 4 स्टेट था। तो जो उत्तरी है, उत्तरी प्रांत में मुंबई को रखा गया। किसको रखा गया? मुंबई को रखा गया, पूना को रखा गया, ठीक है, और सूरत को रखा गया। तो उत्तरी जो प्रांत होते थे उसमें मुंबई आते थे, पूना आते थे, सूरत आते थे। अब यह जो पश्चिमी प्रांत है, और इस पश्चिमी प्रांत में होते थे खानदेश और कोंकण, जहां शिवाजी की नौसेना हुआ करती थी। और इसके बाद है दक्षिण पूर्व प्रांत, और इस दक्षिण पूर्व प्रांत में आते थे सतारा और कोल्हापुर, और दक्षिण प्रांत में आते थे, शिवाजी के दक्षिण प्रांत में आते थे जिंजी, बेल्लौर, जिंजी और बेल्लौर। तो शिवाजी के समय 4 प्रांत हैं, उत्तरी प्रांत मुंबई है, पूना है, सूरत है। इसके बाद जो है वो पश्चिमी प्रांत जहां नौसेना होते थे, वहां कोंकण होते थे, भिवंडी होते थे, खानदेश होते थे। और दक्षिण पूर्व प्रांत में जो होता था सतारा और कोल्हापुर होता था,
और शिवाजी का जो दक्षिण प्रांत है वो जिंजी है, बेलौर है, जो शिवाजी की दूसरी राजधानी जिंजी भी बनी। अब ये जो प्रांत है इसके सर्वे सर्वा कौन होंगे? अभी मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, तो प्रांत के प्रमुख होते थे सर सूबेदार। क्या होते थे फ्रेंड्स? सर सूबेदार। कितनी प्रांत है? 4। उत्तरी प्रांत, उसके बाद पश्चिमी प्रांत, दक्षिण प्रांत और दक्षिण पूर्व प्रांत। मैं इसको भी नोट किया हूं, बहुत बारीकी से आप नोट कीजिएगा इस क्लास को। अब आइए, यस प्रांत के बाद जिला होता था। शिवाजी के समय प्रांत को फिर किस में बांटे? जिला, और जिला को सरकार कहा गया। अब जिला के डीएम होते हैं, कानून व्यवस्था हेड होते हैं, सर्वे सर्वा होते थे, और उस समय जिला में होते थे मामलतदार, जो जिला की कानून व्यवस्था को भी देखते थे, न्याय व्यवस्था को भी देखते थे, गुप्तचर व्यवस्था को भी देखते थे। मामलतदार वो जिला के प्रमुख अधिकारी होते थे, मामलतदार, और जिला को सरकार कहा जाता था। जिला में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, उसकी देखरेख के लिए केंद्र से एक मंत्री को, एक अधिकारी को भेजा जाता था, उसका नाम है देशमुख या देशपांडे। वो जिला की भ्रष्टाचार को रोकता था और उसकी खबर वो केंद्र को देखता था कि जिला बहुत अच्छा से चला रहे हैं, डीएम मामलतदार बहुत अच्छा से चला रहे हैं, जिला की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिला की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिला की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसकी रिपोर्ट देखते थे देशमुख और देशपांडे केंद्र सरकार को, यानी छत्रपति को। अब आइए, जिला के बाद होता था परगना। जिला के बाद होता था परगना, और यहां होते थे अनुमंडल, है ना। एसडीएम की तरह एक अधिकारी होते थे। इस परगना के नीचे आते थे मौजे, जो कई गांव को मिलाकर बनाया जाता था, और सबसे नीचे होते थे गांव, यानी शिवाजी के प्रशासन में सबसे निचले बिंदु पर गांव होते थे, और गांव के प्रमुख होते थे पाटिल। तो यह जो गांव में पाटिल है, यह गांव का कानून व्यवस्था भी देख रहा है, न्याय व्यवस्था भी देख रहा है, और गांव में कर भी वसूल कर रहा है, यानी राजस्व अधिकारी भी है पाटिल। तो फ्रेंड्स आप देखें, शिवाजी के समय केंद्रीय प्रशासन छत्रपति है, उसके लिए अष्टप्रधान है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य को बांटे मैंने। उत्तरी प्रांत में मुंबई, इसके बाद पूना, इसके बाद सूरत, इसके बाद पश्चिमी प्रांत में खानदेश है, कोंकण है, दक्षिण पूर्व प्रांत में सतारा कोल्हापुर है, और दक्षिण प्रांत में जिंजी और बेलौर है। प्रांत का जो प्रमुख है सर सूबेदार है। जिला को सरकार कहते थे। जिला के कानून व्यवस्था, जिला के गुप्तचर व्यवस्था, जिला के न्याय व्यवस्था वो मामलतदार देखते थे, और जिला पर जो भ्रष्टाचार है, केंद्र से एक अधिकारी भेजा जाता था जिसका नाम देशमुख और देशपांडे है। वो जिला की हर गतिविधि को बताता था छत्रपति को। इस सरकार के बाद परगना आते थे, परगना को अनुमंडल कहते थे। मौजे कई गांव के समूह को कहते थे, और शासन का सबसे निचला बिंदु गांव हुआ करता, जहां पाटिल हुआ करता था। और ये गांव में पाटिल क्या करते थे? न्याय व्यवस्था को देखते थे, कानून व्यवस्था को देखते थे, और गांव में कर को वसूल करते थे, राजस्व अधिकारी थे। तो मैं पूरी ऊपर से नीचे पूरा फैक्टेड को तोड़ दिया प्रशासन को। अब आइए, शिवाजी के समय जो सेना है ये बहुत मजबूत सेना है। शिवाजी के समय 1 लाख पैदल सेना थी, 1 लाख पैदल सेना। और सेना का जो पैदल सेना का जो सबसे छोटी टुकड़ी होता था, जिसमें 9 पैदल सिपाही होते थे, उसको नाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाइक। इसमें 9 पैदल सेना होते थे। तो शिवाजी के सबसे पैदल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी क्या हुई? नाइक हुई। अब शिवाजी की जो सबसे प्रमुख है पैदल सेना के बाद और बड़ी सेना है, जिसमें 40 से 50 हजार घुड़सवार होते थे। तो यह जो घुड़सवार है, इसी के बल पर शिवाजी गुरिल्ला युद्ध को करने में निपुण हो गए, और यही शिवाजी के विजय अभियान का मूल मंत्र रहा, घुड़सवारी। तो शिवाजी के समय जो घुड़सवार होती थी, जो नियमित घुड़सवार रखा जाता था, उसको पागा सेना कहते थे। क्या कहते थे? पागा सेना। यह यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शिवाजी के समय, पाइक वाला भी क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है कि शिवाजी के समय जो नियमित घुड़सवार सेना, उसको क्या कहा जाता था? तो पागा सेना कहा जाता था। अब शिवाजी के समय 40 से 50 हजार घुड़सवार है, पैदल सेना सबसे बड़ी है 1 लाख, दूसरे नंबर पर घुड़सवार है। तो एक होता था सरकारी घुड़सवार रखने वाला, उसको सरकार की ओर से घोड़ा अस्त्र सब दिए जाते थे, उसको कहा जाता था बागिर। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? बागिर। और जो खुद निजी घोड़ा रखते थे और वो सेवा करते थे,
वो केंद्र की सेवा करते थे, राज्य की सेवा करते थे, वो निजी घोड़ा रखते थे, उसको कहा जाता सिहलेदार। और ये सरकार की ओर से जिसे घोड़ा मिलता था उसको बागिर कहते थे, जो निजी घोड़ा रखता था उसको सिहलेदार कहते थे। अब फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए कि यह जो 25 घोड़सवार के ऊपर जो अधिकारी होते थे उसको हवलदार कहते थे। 25 घोड़सवार के ऊपर क्या होता था? एक हवलदार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो 10 हवलदार है, 10 हवलदार है, उसके ऊपर एक जुमलादार होता था अधिकारी। और इस 10 जुमला 5 जुमलादार के ऊपर 5 जुमलादार के ऊपर 1 हजारी यानी 1000 घोड़सवार रखने वाला लोग होता था, 1 हजारी सेना। और 1 हजारी के ऊपर होता था 5 हजारी, जो 5000 घोड़सवार को रखते थे वो बड़ी घोड़सवार सेना रखते थे 5000। और सभी के ऊपर होता था सर ए नौबत यानी मुख्य सेनापति। सेना की भर्ती करना यानी घोड़सवार को रखना, बागिर अच्छी घोड़सवार बागिर को देना, इसके बाद वह घोड़सवार सेना को वेतन देना, सब सर ए नौबत करता था यानी मुख्य सेनापति थे। तो आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे। घोड़सवार को मैंने बताया 25 घोड़सवार के ऊपर एक हवलदार और 10 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार और 5 जुमलादार के ऊपर 1000 घोड़सवार रखने वाला सेना और उसके अलावा 5000 घोड़सवार रखने वाला, इसके ऊपर सबसे ऊपर सेंट्रल में सर ए नौबत मुख्य सेनापति घोड़सवार में। शिवाजी की जो नियमित घोड़सवार है उसको पागा सेना कहे। 2 प्रकार की घोड़सवार होती थी, एक बागिर एक सिहलेदार। सरकार की ओर से घोड़ा जो प्रदान किया जाता था, अस्त्र शस्त्र प्रदान किया जाता था, बागिर को किया जाता था और सिहलेदार सिर्फ निजी घोड़सवार रखते थे। बिल्कुल तोड़ दी हम आज हर बिंदु को। तो शिवाजी के समय सेना का मैंने बताया, केंद्रीय प्रशासन बताया, पूरा प्रांत की प्रशासन, जिला प्रशासन और गांव की प्रशासन को बताया। इसके बाद सेना को हम बता रहे हैं। इसके अलावा शिवाजी के समय नौसेना भी होते थे और यह नौसेना कहां कहां है? कोलाबा, अभी भी कोलाबा में नौसेना है भारत सरकार की, कोलाबा, भिवंडी और माहौल। तो शिवाजी के समय जो मुख्य नौसेना का केंद्र है वो कोलाबा है और नौसेना के प्रमुख अधिकारी को भिवंडी कहते थे। क्या कहते थे? भिवंडी। नोट कर लीजिएगा, नौसेना के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? भिवंडी। और नौसेना का मुख्यालय कहां है? कल्याण है, महाराष्ट्र। क्लियर हो गया होगा। नौसेना बताए, पैदल सेना, घोड़सवार सेना, नौसेना। इसके अलावा शिवाजी के समय महत्वपूर्ण किले होते थे। जो किला पहाड़ पर होता था वो तो काफी महत्वपूर्ण होता था, नीचे भी किले होते थे और 280 के लगभग शिवाजी के समय किले थे। और जो किले के प्रमुख अधिकारी होते थे उसको हवलदार कहते थे। क्या कहते थे? किला का जो मुख्य अधिकारी है वो हवलदार होता था। इसके बाद किला में सर ए नौबत भी होते थे। इसके जो होते था, किला पर जो सैनिक होता था उस सैनिक को मावली सैनिक कहते थे। किला पर जो सैनिक होता था उसको कौन सैनिक कहते थे? मावली सैनिक। और शिवाजी की जो अंगरक्षक है उसको भी मावली सेना कहा जाता था। शिवाजी के जो बॉडीगार्ड में रहते थे, अंगरक्षा में रहते थे, जो सुरक्षा प्रदान करते थे उसको भी मावली कहा जाता था। और जो पहाड़ में सेना होते थे उसको भी मावली कहा जाता था। और किले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? हवलदार कहते थे। कितनी संख्या में किला थे? 280। और पहाड़ पे किला करते थे, वहां गुरिल्ला युद्ध ये लोग करते थे। तो मैं बिल्कुल इसको आज बताया। इसके बाद आइए शिवाजी के समय राजस्व व्यवस्था। शिवाजी के समय राजस्व व्यवस्था, तो शिवाजी जो है भूमि को जो है वो नीलाम नहीं करते थे। भूमि को वो जमींदार के आगे वो नहीं देते थे। वो कर जो है उपज के आधार पर तय करते थे। जैसे वो उपज होगी उस आधार पर हम कर को लेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी कर व्यवस्था में शिवाजी की। और वो किसान को तकावी ऋण भी देते थे। किसान को हमेशा वो अग्रिम ऋण भी देते थे खेती के लिए, जिसके कारण पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी और कृषि से भी अच्छी आय होती थी शिवाजी को, शिवाजी के प्रशासन। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स 2 प्रकार के कर थे। एक थे सरदेशमुख, सरदेशमुख कर, और यही कर अस्थाई कर होते थे। और यह अस्थाई किसान से लिए जाते थे, यह प्रत्यक्ष करते थे और अस्थाई करते सरदेशमुख। और इसको 1/10 भाग लिया जाता था। कितना लिया जाता था उपज का?
1/10 भाग लिया जाता था कर के रूप में सरदेश मुख कर, जो अस्थाई कर है और प्रत्यक्ष कर है शिवाजी के प्रशासन के। अब दूसरा कर है जो लूटा जाता था, जहां पर लूट लिए और वहां से लूट के आता था चौथ कर। चौथ का मतलब था चौथाई भाग, 1/4 भाग, है ना, वो अस्थाई कर है। चौथ कर जो लूटे हुए संपत्ति पर लगता था 1/4 भाग, और वो अस्थाई होता था, वो अप्रत्यक्ष कर होता था। प्रत्यक्ष कर सरदेश मुख है, अस्थाई कर वो है, और अप्रत्यक्ष अस्थाई कर है चौथ कर, जो लूट के बदले लिया जाता था, और वो 1/4 होता था। 4 का हम एक एक बिंदु को आज तोड़ देंगे, हर बिंदु को तोड़ा जाएगा आज। तो 1/4 किसको, चौथा किसको? बच्चे बहुत सारे भारत के हिंदुस्तान में इस चीज को समझ ही नहीं पाए हैं। उधर बहुत दिक्कत हुई है बच्चे को चौथ कर को लेकर। आज पूरा कॉन्सेप्ट को ही हम तोड़ देते हैं। चौथ कर क्या? चौथा भाग। तो 4 भाग में चौथ कर को बांटा जाता। तो उस समय मराठा सरदार होते थे, 5 सरदार होते थे। पूना में तो कौन? पेशवा रहते थे। नंबर 1 पूना में कौन है? पेशवा है। ग्वालियर में कौन है? सिंधिया है। इंदौर में मध्य प्रदेश में होलकर है तीसरे नंबर पर। बड़ौदा में गायकवाड़ है और नागपुर में भोसले है। तो कितना मराठा सरदार? 5 मराठा सरदार। और इस मराठा सरदार को भी खुश रखना है, नहीं तो मराठा सरदार के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो 5 मराठा सरदार जो मेरा खुश रहे, उसको सबसे ज्यादा जो है चौथ कर में हिस्सा होता था, और उसको कहते थे मुकास कर। क्या कहते थे? मुकास कर, जो 5 मराठा सरदार को दिया जाता था, और वो होता था 66%। यानी मान लिया आप 100% है, और 100 में आप 66% ही दे दिए। जो लूट है उसमें 100 में आप 66 दे दिए मराठा सरदार को। किसको किसको दे दिए? पूना में तो आप देख ही रहे हैं पेशवा है। दूसरा बात है पेशवा आएगा, इसके बाद ग्वालियर में क्या आएगा? सिंधिया आएगा। इंदौर का जो मध्य प्रदेश है उसमें होलकर सरदार आएगा। बड़ौदा में गायकवाड़ आएगा। नागपुर में भोसले आएगा। तो 5 मराठा सरदार के बीच चौथ कर का 66% बांट दिया जाता था, जिसको मुकास कर कहते थे। अब आइए, अब 66 पर हम पूरा जोड़ देंगे। इसके बाद है बाबती कर, और ये बाबती कर 25% होता था, जो छत्रपति को मिलता था। छत्रपति को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती थी, सरकार को मिलती थी बाबती कर। इसके बाद होता था सहोत्रा, और यह सहोत्रा कर 6% होता था आप। और इसके बाद ये सचिव को मिलता था, जो भी बड़े बड़े विभाग के अधिकारी के सचिव हैं, उसको भी खुश रखना है, तो उसको सहोत्रा लूट का माल का भी हिस्सा देना है, और वो 6% देना है सहोत्रा कर। और 3 यह है, चौथा नंबर पर है नरकुंडा, और यह 3% होता था, और यह छत्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता। तो फ्रेंड्स आज बिल्कुल हम तोड़े हैं 100%। अगर हम मान लिए तो 66, 25, 6 और 3, यहाँ 100% चौथ कर को मैं बिल्कुल तोड़ दिया हूं आज की क्लास में। और ये पूरा चौथ कर आप समझ गए होंगे। एक एक बिंदु को यूपीएससी भारत में क्वेश्चन रन किया है। बच्चे उतना कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मुझे आज पूरा तोड़ना पड़ा है प्रशासन को। तो चौथ कर को हम कितना भाग में तोड़े? 1/4। 4 का मतलब 4। मराठा सरदार को सबसे ज्यादा 66% दिए, जो मुकास हुआ। इसके बाद छत्रपति लिए 25%, सहोत्रा जो सचिव है 6% दिए, नरकुंडा 3% दिए, और यह चौथ कर 100% हम तोड़ दिया। पूरा क्लियर हो गया होगा, सरदेश मुख और चौथ कर। तो आप देख रहे हैं शिवाजी की राजस्व व्यवस्था भी उतनी मजबूत है, सैन्य व्यवस्था भी उतनी मजबूत है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी मजबूत है, प्रांत की भी सरकार उतनी मजबूत है, जिला की भी सरकार उतनी मजबूत है, और गांव की भी सरकार इतनी मजबूत है। तो ऊपर केंद्र से लेकर गांव तक प्रशासन एक बहुत मजबूत प्रशासन कौन दिए? शिवाजी दिए। राजस्व भी इतनी अच्छी आय थी कि बहुत प्रकार के कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तो शिवाजी के प्रशासन में आज हम हर बिंदु को तोड़ के आपके बताए हैं, रखे हैं। और आप तो वीडियो को नोट भी कीजिएगा क्लास में पॉइंट में। और आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है, आपसे जितना संभव हो सके, चाहे वो भारत के किसी कोना में रहे हो, भारत के किसी राज्य में रहे हो, चाहे वो दिल्ली में यूपीएससी की भी तैयारी क्यों नहीं करते हो, आपके फ्रेंड हो, इस वीडियो को वहां तक दिल्ली तक आप पहुंचाइए। जो बड़े बड़े क्लास में भी करते हैं, बड़े बड़े सेंटर में भी पढ़ते हैं, दिल्ली के हर बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, शिवाजी के प्रशासन को रखिए। और उसके बाद आप ज्यादा ज्यादा फैलाइए। हम आपके लिए समर्पित और कृत संकल्प है आपकी सफलता के लिए। आप आगे बढ़िए, पीछे से मैं आपके लिए हमेशा सफलता की कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट मिलता हूं। धन्यवाद।